नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में आज कृतिका पुस्तक के पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। मैं पंकज कुमार सिंह। टर्म 2 की परीक्षा के लिए ये प्रश्न श्रृंखला अत्यंत उपयोगी है और आपको ये पता होगा कि परीक्षा में कृतिका से 3 प्रश्न आने हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। ये प्रश्न विवरणात्मक तरीके से पूरा लिखना होगा। तो आइए हम अब साना साना हाथ जोड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। वैसे साना साना हाथ जोड़ी पाठ लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें उन्होंने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की हिमाचल यात्रा का रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो अब हम प्रश्न नंबर 1 देखें और आप ये देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 जो कि 3 बार लिखा हुआ यहाँ पर है, यानी तीनों प्रश्न देखने में तो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। प्रश्न पूछने के तरीके को बदलकर, भाषा को बदल करके प्रश्न अलग अलग बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकृति के उस आनंद और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। एक प्रश्न और, 7 सिस्टर वाटरफॉल को देख लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक दृश्य में डूबकर मनुष्य अपनी परेशानियां भूल जाता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर दीजिए। तो इस तरीके से ये तीनों प्रश्न अलग अलग शब्दावली में हैं, विषय वस्तु बनाए गए हैं, लेकिन इन सब का उत्तर एक ही है कि लेखिका ने जब यात्रा के दौरान प्रकृति के दृश्य को देखा, प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, उनकी भावनाएं कैसे व्यक्त हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें रखी। उत्तर देखिए। लेखिका को प्रकृति का अनंत और विराट स्वरूप माया और छाया के खेल के समान लग रहा था। 7 सिस्टर वाटरफॉल झरने के समीप बैठते ही वह आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी के समान झरने के संगीत के साथ साथ अपनी आत्मा के संगीत को सुनने लगी। उनका संपूर्ण मन काव्यमय हो उठा। वह उस सत्य और सौंदर्य को छूने लगी जो उन्हें पवित्रता की ओर ले जा रहा था। लेखिका ऐसा अनुभव करती है कि हिमालय की गोद में बैठकर और नदी में झरने के जल से उसकी सारी तामसिक प्रवृत्तियां, सांसारिक छल कपट और मोह माया दूर हो गई है। वह प्रकृति के इस अनंत विराट स्वरूप को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। वह सारे दृश्यों को देखकर बड़ी ही रोमांचित और पुलकित थी। पहली बार उन्होंने जीवन के इस चलायमान सौंदर्य का आनंद अपने अंदर महसूस किया। वह सोचती है शायद ऐसी ही भाव विभोर कर देने वाली पावनता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, उन सत्य को खोजा होगा और महामंत्र भी पाया होगा। यानी कहने का आधार ये कि लेखिका ने जब प्रकृति के उस स्वरूप को देखा, सुंदर स्वरूप को देखा, 7 सिस्टर वाटरफॉल के झरने के पास बैठी, तो उसके मन की सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, मन शांत हो गया और वो उसका आनंद लेने लगी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाए, प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोका जा सकता है। तो ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ यात्रा वृत्तांत है, यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की यात्रा का, जो कि एक प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ स्थान है। तो इस प्रकृति के दृश्यों में जो जो बातें आई हैं, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है कि हम प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोक सकते हैं। उत्तर देखिए। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे प्रदूषित किया जा रहा है। जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। प्राकृतिक स्थानों के आनंद लेते समय आज लोग वहाँ की स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। प्लास्टिक की बोतल, खाली डिब्बे, अन्य कूड़ा कचरा चारों ओर दिखाई देते हैं। रमणीय प्राकृतिक स्थानों का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। वहाँ पेड़ों को काटकर होटल और दुकानें बना दी गई हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक सुंदरता नष्ट होती जा रही है। पर्वतों को काटकर सड़कें और नदियों को रोककर बांध बनाए जा रहे हैं। कारखानों के रासायनिक कचरे से नदियाँ और उनके धुएं से वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। इसे रोकने में हमारी भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। हम लोगों को जागरूक करें, इसके होने वाले यानी प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों से उन्हें अवगत कराएं। पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, वृक्षों को ना काटें और काटने वाले को रोकें। कम से कम वाहनों का प्रयोग करें। नदियाँ आदि में गंदे नाले, अवशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक इत्यादि का बहाना बंद करें। इस तरह हम प्रकृति प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3, देश की प्रगति में किसका योगदान सर्वाधिक है। साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 दूसरे तरीके से पूछा जाए तो, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं।
साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। और इसी प्रश्न को पूछा जाए दूसरे तरीके से तो पूछा जा सकता है कि पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों से भरा है। वे उन कठिनाइयों का निवारण कर्तव्य प्रियता से करती हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी इस देश में किसका योगदान सर्वाधिक है? श्रमिक वर्ग का योगदान है। और इसी पाठ में पत्थर तोड़ती महिलाएं दिखाई गई हैं, वो भी श्रमिक वर्ग हैं। इसलिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। प्रश्न का उत्तर हम देखें, पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू जिम्मेदारियों का भार स्त्रियों को ही उठाना पड़ता है। घर के सभी सदस्यों के लिए पीने का पानी का प्रबंध करना, खाना बनाने के लिए ईंधन इकट्ठा करना, मवेशियों यानी पालतू जानवरों को चराने आदि का काम स्त्रियां ही करती हैं। इसके लिए उन्हें दिन रात कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वे सड़कें बनाने जैसे दुस्साध्य कार्य भी बड़ी कुशलता से करती हैं। पत्थर तोड़ती महिलाएं इसका उदाहरण मिला है यहाँ पर। और इन सभी कार्यों को करने के साथ साथ उनकी मातृत्व साधना भी चलती रहती है। वे पत्थर तोड़ने और सड़क बनाने जैसे खतरनाक कामों को करते समय भी अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर उनकी देखभाल करती हैं। देश का यह मजदूर और किसान ही देश की आम जनता है। समाज का सारा विकास जैसे सड़कों, बांधों, कारखानों, रेलगाड़ियों का निर्माण और सभी वस्तुओं का उत्पादन इन किसान मजदूरों के हाथों से ही होता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें बहुत कम मिलता है। इस आम जनता का सारा जीवन अभाव में ही व्यतीत हो जाता है। ऊंची ऊंची कोठियां बनाने वाले मजदूर स्वयं झोपड़ियों में रहते हैं। यदि आम जनता यह सब कार्य ना करे तो देश का विकास रुक जाए। देश के अन्न धन के भंडार भरने वाले किसान स्वयं भूखे सोते हैं। इस प्रकार उनका श्रम देश की प्रगति में बहुत सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार बहुत कम लेकर यह आम जनता को बहुत अधिक वापस लौटा देती है। श्रमिक वर्ग अधिक परिश्रम करके पुल, सड़कें इत्यादि बनाता है, लेकिन उसके बदले उसे बहुत कम पारिश्रमिक यानी वेतन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि उनका योगदान सर्वाधिक है, कम लेकर अधिक वापस लौटाते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटा करके उत्तर इसका लिख सकते हैं। 3 प्रश्नों का संयुक्त उत्तर ये है, आप चाहें तो अपने अनुसार इसे छोटा कर लें। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस पाठ में जल संचय यानी किस प्रकार पर्वतों पर बर्फ जमती है उसका वर्णन किया गया है और वहीं से ये उत्तर लिखना होगा। उत्तर देखते हैं। प्रकृति ने अत्यंत प्राकृतिक किंतु वैज्ञानिक ढंग से जल संचय की व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। बर्फ से आच्छादित पर्वत शिखर, आच्छादित यानी ढका हुआ पर्वत शिखर जल के आधार स्तंभ हैं, जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती जलधारा अपने आसपास नगर गांव में जल संसाधन के रूप में और नहरों के रूप में एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती हैं। अंत में जाकर सागर में मिल जाती हैं। सागर से बनी वाष्प बादल के रूप में मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जम जाती हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति में जल संचयन और वितरण की व्यवस्था की गई है। यानी हम संक्षिप्त में कहें तो पर्वतों पर बर्फ जमती है और वो पिघल करके मैदानी क्षेत्रों में जाती है और फिर वाष्प बन करके आकाश मुड़ के वह बर्फ के रूप में जमती है। तो यही जल चक्र है और यही व्यवस्था है। प्रकृति ने हमारे लिए जल की व्यवस्था इसी प्रकार किया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया लेखिका द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है और ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा का यात्रा वृत्तांत है। तो अगला प्रश्न 5वां, यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ के यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से पूछें, यात्राएं मनुष्य के जीवन की नीरसता को कम करने में सहायक होती हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रहे बच्चों, चाहे हम यात्राओं में नीरसता कैसे दूर होती ये पूछें और चाहे यात्राओं से हमें फ़ायदे क्या हैं, संस्कृति का महत्व क्या है ये पूछें, उत्तर एक ही होगा और वो उत्तर यहाँ पर है। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। उपयोग कथन पूर्णतः सत्य है। लेखिका जब सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक से होते हुए विभिन्न पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करती है तो वह केवल वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से ही परिचित नहीं होती, बल्कि वहाँ भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताओं और वहाँ के जीवन की विषमताओं से भी परिचित होती है। उसने वहाँ के रीति रिवाज को देखा और वहाँ पर कठिनाइयाँ जो थीं वो भी देखी, जीवन के सभी पक्षों को देखा। अपनी यात्रा के दौरान ही लेखिका को युमथांग में एक स्थान पर कतार में लगी हुई बौद्ध पताकाओं के महत्व से परिचित होती हैं, जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा के शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती थी। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर लेखिका को वहाँ के लोगों की इस मान्यता का भी पता चलता है कि खेदुम नामक
स्थान पर लोग देवी देवताओं के निवास स्थान पर गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का एक अच्छा माध्यम है और हम इससे परिचित होते हैं। यात्राएं मनुष्य के जीवन की नीरसता को कम करने में, अब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर ये देखें कि यात्राएं मनुष्य के जीवन की नीरसता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। वर्तमान समय में मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागदौड़ करता रहता है। ऐसे में उसका जीवन तनावपूर्ण और उदास हो जाता है। वह एकाकी हो जाता है, यानी अकेलेपन में रहने लगता है और केवल अपने परिवार तक ही सिमट कर रह जाता है। इस प्रकार की नीरस जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में यात्राएं अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका का मन भी अभिभूत हो गया। इसी बात का यह प्रमाण है कि मनुष्य जीवन को सरस बनाती हैं यात्राएं और उसके जीवन में परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं ये यात्राएं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। और इसी प्रश्न को हम पूछ लें। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न कटाव एक स्थान जो कि गंगटोक से यात्रा करने के दौरान लेखिका को मिला था और कटाव ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लेखिका को बर्फ़ जमी हुई मिली, क्योंकि वहाँ पर अभी भी प्रदूषण का स्तर कम था। तो आप इसका उत्तर देखते हैं कि वहाँ पर दुकानें ना होने से उसे क्या फ़ायदे हुए, उसके लिए वरदान क्यों हुआ। अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है। इसकी सुंदरता का मूल कारण यही है कि इस स्थान का अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। यदि यहाँ पर दुकानें हुई तो सैलानियों का आगमन शुरू हो जाएगा, वाहनों का प्रयोग बढ़ेगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। इस प्रकार यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, यानी प्रकृति जो अपने वास्तविक रूप में है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ लोगों की भीड़ ना होने से प्रकृति को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा अपने यथार्थ रूप में कायम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कटाव में दुकानें ना होना उसके लिए वरदान थी। और भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की भूमिका कैसे हो सकती है, वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग ना करें, वृक्षों को ना काटें, नदियों को दूषित ना करें, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें और लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक करें। ये सब कार्य करके युवा नागरिक भारत के सभी प्राकृतिक स्थानों को स्वच्छ रख सकता है और उसके लिए वरदान बन सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है। लेखिका जब गंगटोक की यात्रा पर थी तो एक काफ़ी ऊंचाई वाले स्थान पर, जहाँ पर 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उन्हें फौजी मिलते हैं, सैनिक मिलते हैं और वहीं पर ये बात कही उन्होंने कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आप यहाँ पर कैसे रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त कथन से फौजी की कर्तव्य निष्ठा तथा कठिन जीवन शैली का बोध होता है। सीमा के रक्षक जवानों को रात्रि के समय भी निरंतर सजग रहना पड़ता है। वे आलस्य और प्रमाद नहीं कर सकते। वे यदि अपना कर्तव्य का समुचित पालन नहीं करेंगे तो शत्रु देश के सैनिक इसका लाभ उठा सकते हैं तथा हमारे देश को हानि पहुंचा सकते हैं। देश के सैनिक दिन रात जागकर शत्रु देश के सैनिकों और घुसपैठियों से देश के लोगों की रक्षा करते हैं। सही बात यह है कि चाहे लू चल रही हो, यानी गर्म हवाएं चल रही हों, रेगिस्तानी हवाएं चल रही हों, ठंडीली बर्फीली हवाएं चल रही हों या घनघोर बारिश हो रही हो, सैनिक सीमा पर रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं जिससे हम चैन की नींद सो सकें। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके इस अनथक कार्य के फलस्वरूप ही समान नागरिक सुख और चैन की नींद सो पाते हैं। सैनिक का जीवन समर्पण और बलिदान का जीवन है। वह हमें देश को सर्वोच्च समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम स्वयं कष्ट उठाकर अपने कर्तव्य का पालन करें। देश के लिए जीने मरने का भाव ही सर्वश्रेष्ठ भाव है जो हम सैनिक के जीवन से सीख सकते हैं और हम सैनिक से ऐसा सीखें। उनके परिवार तथा सैनिकों का सम्मान करना हमारा ये कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 8 देखें। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर जितेन नार्गे की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। लेखिका जब सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर निकलती हैं तो उनके साथ उनका नेपाली मित्र, उनका ड्राइवर और साथ में वहाँ के गाइड के रूप में भी जितेन नार्गे उनके साथ में था। तो हम
उसकी विशेषताओं को देखते हुए ये कह सकते हैं कि कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। गाइड का व्यक्तित्व बहुआयामी होना चाहिए। जितेंद्र नार्गे एक कुशल गाइड होने के साथ साथ एक कुशल ड्राइवर भी है। गाइड को उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जितेंद्र नार्गे को सिक्किम के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी थी। वह लेखिका को उस क्षेत्र की छोटी सी छोटी बातों से भी अवगत करा रहा था और वहाँ के प्रकृति और संस्कृति दोनों से भली भांत परिचित था। दूसरी विशेषता देखें तो गाइड का व्यवहार मधुर और प्रभावी होना चाहिए। जितेंद्र में यह गुण भी था। वह अपने मधुर और कुशल व्यवहार से लेखिका से आत्मीयता बना लेता है और पूरी यात्रा में उनका मनोरंजन करता है। अन्य विशेषता अगर हम गाइड के रूप में देखें तो गाइड को अनेक भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए। जितेंद्र वहाँ की सभी स्थानीय भाषाओं और बोलियों को अच्छी जानकारी रखता था। वह अंग्रेजी और हिंदी भी अच्छी तरह जानता था। गाइड को पर्यटन स्थलों के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जितेंद्र उस क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों के इतिहास की जानकारी रखता था। वह यात्रा में लेखिका को दर्शनीय स्थलों की और उनके आकर्षित होने वाले कारणों के बारे में बताता रहता था। गाइड समय का पाबंद होना चाहिए। उसकी वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि प्रत्येक पर्यटक उससे प्रभावित हो और यात्रा में उसकी रुचि बनी रहे। प्रश्न नंबर 9 देखें। सिक्किम की युवती के कथन मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपने प्रेम प्रकट कर सकते हैं, समझाइए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर गई थी, उन्होंने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, युवती ने कहा नहीं मैं इंडियन हूँ। उसके इस कथन से पता चलता है कि उसकी दृष्टि में अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण देश और राष्ट्र था। यही एक राष्ट्रवादी और देशभक्त की पहचान है। राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। हमें भी उस युवती की तरह राष्ट्रवादी होना चाहिए। हमें अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बल्कि भारतीय कहना चाहिए। अपने देश को साफ स्वच्छ बनाकर यहाँ के नियमों का पालन करके तथा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करके हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अपने देश प्रेम भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। धार्मिक मान्यताएं प्रकृति के संरक्षण में सहायक होती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दीजिए। इसी प्रश्न को ही दूसरे तरीके से अगर पूछें तो खेदुम के लोगों की नदी, झरनों तथा पहाड़ों के बारे में क्या धारणा है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अंत में एक स्थान जो कि खेदुम था, वहाँ के बारे में जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग नदी, झरनों और पहाड़ों को दूषित नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं और इसको अगर हम दूषित करेंगे तो ये हमें पाप मिलेगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए उनके बारे में जो धारणा है इसको उत्तर के रूप में हम देखें। लोगों की परंपराएं और मान्यताएं बहुत हद तक प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक होती हैं। प्राचीन काल में लोगों का पेड़ों को देवतुल्य समझकर उनकी पूजा करना, नदियों को जीवन उद्धारक समझते हुए उनका संरक्षण करना इसी मान्यता को सिद्ध करता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में खेदुम स्थल की घटना भी इसी तथ्य का समर्थन करती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पर उस स्थान को देवी देवताओं का निवास मानकर यह कथा प्रचलित है कि वहाँ गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है और इस डर से लोग वहाँ गंदगी नहीं फैलाते। वर्तमान समय में मनुष्य द्वारा अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करने, नदियों के जल को प्रदूषित करने आदि के कारण पर्यावरण में अत्यंत परिवर्तन हुए हैं जो स्वयं मनुष्य के लिए भी हानिकारक हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि धार्मिक या लोगों की परंपराएं प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक होती हैं। यानी लोग अगर धर्म को अपनी परंपराओं से जोड़ दें तो उसका संरक्षण वो करेंगे, पाप होने के डर से वो उसका संरक्षण करेंगे। तो बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के उत्तर के साथ ये वीडियो प्रस्तुत था। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।